गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भू जैव रासायनिक चक्र या इसे जैव भू रासायनिक चक्र बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहा जाता है। समझेंगे कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है और किस प्रकार से पदार्थों का जो संचरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम से होता है। साधारण शब्दों में कहें कि अगर हम किताब पढ़ने जाए और साधारण शब्दों में हम कहें कि तेरा तुझको अर्पण, तो वही जो बात है इसमें चलती है। अब किस प्रकार से तेरा तुझको अर्पण का अर्थ होता है कि जो पौधे हैं, एक सामान्य अर्थ में हम कहें कि जो प्लांट है वह प्लांट अपना जो पोषण प्राप्त करता है वो जड़ के माध्यम से प्राप्त करता है। यानी कोई भी प्लांट है और प्लांट की जो रूट्स है वह रूट्स कुछ पोषक तत्वों को मृदा से प्राप्त करती है और उसके बाद ये जो प्लांट है ये डेवलप होता है, उसमें फल लगते हैं, पत्तियां लगती है। इन को जब उपभोक्ता यूज करता है तो ये जो पदार्थ है जो इसने मृदा से प्राप्त किए थे उपभोक्ता में आ गए। उपभोक्ता प्रथम शाकाहारी, द्वितीयक मांसाहारी, तृतीयक सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है, और अंततः ये जो पदार्थ है वापस जब उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद अपघटक जो होते हैं जिसे हम डी कंपोजर कहते हैं, ये डी कंपोजर क्या करते हैं, इस जीव है इस जीव को सड़ाते हैं, गलाते हैं। सड़ा गलाने के बाद यही जो पदार्थ है वापस उपलब्ध हो जाता है मृदा के लिए। यानी मृदा में वह एक सामान्य रूप से कहें कि वह खाद के रूप में उपलब्ध हो जाता है। तो वो जो पोषक तत्व इनकी जड़ों ने प्राप्त किए थे, यहीं से साइकिल स्टार्ट हुआ था और वापस यहीं पर आकर पहुंच गया। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो उसमें कुछ भूमि के तत्व है, कुछ जैविक तत्व है, कुछ रासायनिक तत्व है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस से लगातार ये चक्र चलता रहता है। उस चक्र को हम भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। अब भू जैव रासायनिक चक्र की बात करें तो भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ ये नहीं है केवल कि कोई एक ही पदार्थ इसके अंदर शामिल होता है। एक ही पदार्थ का अर्थ होता है कि इसके अंतर्गत आप पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे पोषक तत्व, बहुत सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो है इस चक्रीय प्रक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद अंततः वापस पुनः अपनी जो प्रावस्था यानी जो प्रारंभिक अवस्था है वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो साइकिल है लगातार इस प्रकार से चलता रहता है। उसी को हम भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। अब भू जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत हम कई कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कई कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है कि भू जैव रासायनिक चक्र की बात करें तो भू जैव रासायनिक चक्र को हम इसे समझना है, जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि ये भू, फिर जैव और फिर है रसायन। ठीक है, ठीक है। भू से हो गई हमारी भूमि, हमारी मृदा। जैव यानी जैविक जो तत्व है, उस जैविक तत्व के अंतर्गत सबसे पहले तो है उत्पादक, जो हमारे हरे पौधे हैं। फिर इस पर निर्भर रहने वाले जीव है, जीव के साथ हम मनुष्य भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो अपघटक है, जो सूक्ष्म जीव है जो उसे सड़ाते हैं, गलाते हैं, वो सूक्ष्म जीव इसके अंदर शामिल होते हैं। रसायन के अंतर्गत हम बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कार्बनिक अकार्बनिक रसायन, जैसे कि हम वसा की बात करें, फैट होगा। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट होंगे, विटामिन होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पदार्थ है वो चक्रीय अवस्था। अब इनकी चक्रीय अवस्था का अर्थ होता है कि भूमि के जो पदार्थ है वो जीव में पहुंचे, रसायन जो है वो जीव में पहुंचे। दोनों ही जो पदार्थ है वो इस प्रकार से घूमते हुए वापस जो है भूमि तक पहुंच गए, और जो रसायन हमने वायुमंडल से प्राप्त किए थे या जमीन से प्राप्त किए थे वो वापस उसी अवस्था में पहुंच गए। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे हम भू जैव रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। अब इस कॉम्प्लिकेशंस जो है, यानी ये जो चीजें मैंने बताई है साधारण शब्दों में बताए, लेकिन जब हम लिखते हैं
तो लिखते समय इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करता है। ये तो एक समझाने की भाषा रही कि हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अब समझते हैं कि किताब और जो विज्ञान है उसमें इस प्रकार की परिभाषा किस प्रकार से दी। तो एक इकोसिस्टम में जो जितने भी जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं या जो खनिज लवण होते हैं, वह जीवित 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 का अर्थ होता है बायोटिक, ठीक है, या इसे कहा जा सकता है कि ये क्या है, ये जैविक पदार्थ है। तथा अजीवित का अर्थ हो गया अबायोटिक, इसे हम कहते हैं अजैविक, ठीक है, के बीच परस्पर परिचक्रण। परिचक्रण का अर्थ होता है ये आपके साइक्लिंग जो प्रोसेस है लगभग वृत्ताकार चक्र में सदैव जारी रहता है, उसे हम भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। तो उन मार्गों को दिखाता है जिसमें इन पोषक तत्वों या पदार्थों और खनिजों के विभिन्न जो तत्व है वह पृथ्वी के जैविक और अजैविक कारकों से होकर गुजरते हैं। यानी कोई भी पोषक तत्व जो है, जैसे कि हमने कहा कि हमने ले लिया कार्बन, ठीक है, तो कार्बन जो है, अब कार्बन का स्रोत जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोल जो है, कोयला जो है वह कार्बन का स्रोत है। अब ये कोल जो है, उस कोल से या जो कोल से ये वायुमंडल में जाएगा, ठीक है, वायुमंडल में कह सकते हैं कि ये कोल, ये कार्बन जो है, कार्बन क्या कोई भी कारण हो सकता है, CO2 हो सकता है। अब CO2 को कौन ग्रहण करता है? CO2 को ग्रहण करता है हमारे जितने भी जो प्लांट होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और पौधा जब मर जाता है यानी सड़ जाता है तो उसका क्या होता है, अपघटन होता है। अपघटन होने के बाद यही जो कार्बन होता है यही वापस मिट्टी के अंदर मिल जाता है और धीरे धीरे कह सकते हैं कि पौधों की जड़ों में मान लीजिए, या फिर किसी कारण से कह सकते हैं कि अवसाद के रूप में, सेडिमेंट के रूप में जमा होता है। तो इस प्रकार से कार्बन इस प्रकार से चलता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन भी इसी प्रकार से जैविक और अजैविक घटकों के बीच में चलती है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसे भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल, महासागर और जो सेडिमेंट्स हैं उनसे होकर रासायनिक तत्वों कार्बन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है, वह उनका जो साइक्लिंग जो प्रोसेस है उसको भू जैव रासायनिक चक्र या बायो केमिकल साइकिल या जियो बायो केमिकल साइकिल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये साइक्लिंग प्रोसेस चलता है। तो एक परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि भू जैव रासायनिक चक्र क्या होता है, ये बहुत बड़े स्तर के, वृहद स्तर यानी लार्ज स्केल के साइकिल्स होते हैं जिनके द्वारा अजैविक तत्वों यानी अबायोटिक जो कंपोनेंट्स है का जैविक यानी जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उससे होकर उसका फ्लो होता है, गमन होता है, तथा फाइनली अंत में ये जो तत्व होता है पुनः अजैविक दशा में पहुंचता है। यानी जो अजैविक पदार्थ होता है, जैसे कि अजैविक की बात हम करें तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं कि हमने कहा कि जल, ठीक है, अब जल है, अब जल किसके अंतर्गत पहुंचा कि किसी जीव ने ग्रहण किया जल को, और जीव जो है उस वापस उसी जल को मल मूत्र के रूप में त्याग देता है और जल वापस कह सकते हैं कि उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो जल है वह इस प्रकार से फ्लो कर रहा है। तो ये जो स्थिति है यानी जल जो था वह क्या था, वह अजैविक था, अबायोटिक था और किस में पहुंच गया, ये जैविक पदार्थों में पहुंचा, जैविक में पहुंचा और वापस किस अवस्था में आ गया, अजैविक अवस्था में पहुंच गया। तो ये एक साइक्लिंग जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है जियो बायोकेमिकल चक्र। अब जियो भी है, बायो भी है, केमिकल भी है, तो कई चीजों का इस प्रकार का चक्र इस प्रकार चलता है। यानी अजैविक या रासायनिक तत्वों की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं फैट की। अब जो फैट है वह, या फिर हम विटामिन्स की बात करते हैं कि जो विटामिन्स है वह विटामिन्स या प्रोटीन्स है, पौधे अपनी जड़ों द्वारा उसको ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं, किसे ग्रहण करते हैं, अजैविक तत्वों को। तो मिट्टी से खनिज लवणों को पौधे अपनी जड़ों से रिसीव करते हैं और इन जो रिसीव किए हुए जो मटेरियल्स है उसको जैविक तत्वों में परिवर्तित कर लेते हैं, यानी उससे क्या बना देते हैं, वह ग्लूकोज बनाते हैं। अब ग्लूकोज बनता है
तो ग्लूकोज यानी उसको रासायनिक ऊर्जा को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जैविक तत्वों में इस प्रकार से कन्वर्ट करने के बाद ये जो जैविक तत्व जो पहले रासायनिक तत्व थे, पहले रासायनिक थे, अब किस में बदल गए, जैविक तत्वों में बदल गए। तो आहार श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न जीवों में स्थित, आहार श्रृंखला का अर्थ होता है कि इसको सबसे पहले कौन खाएगा, इस जैविक तत्वों को शाकाहारी खाएगा। अब शाकाहारी किसको खा रहा है, शाकाहारी खा रहा है जैसे कि मैंने कहा घास को खा रहा। अब घास ने अपना पोषण प्राप्त किससे किया, वह मृदा से प्राप्त किया, या उसने जल से प्राप्त किया, या फिर उसने वायु से प्राप्त किया। ये अजैविक तत्व है, किस में पहुंच गए, घास में पहुंच गए। अब इस घास का सेवन किसने किया, शाकाहारी ने किया। शाकाहारी का सेवन किसने किया, तो शाकाहारी को मांसाहारी, और मांसाहारी के बाद आते हैं सर्वाहारी, जो सभी प्रकार की चीजों को, जिसको हम कहते हैं ओमनीवायरस जिसे कहते हैं, तो ओमनीवायरस के अंतर्गत इस प्रकार से पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये साइकिल, अब ये जो सर्वाहारी है, अब ये सर्वाहारी है, ये मर गया यानी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ये क्या करेगा, सड़ेगा, गलेगा। तो इस प्रक्रिया में भाग कौन लेगा, जो अपघटक होंगे, अपघटक जिसे हम कहते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर जो होते हैं इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और वापस ये जो भाग है यानी जल अलग कर दिया जाएगा, मृदा अलग कर दी जाएगी, और वायु अलग कर दी जाएगी। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है जिसे हम जियो बायोकेमिकल साइकिल्स के नाम से जानते हैं। तो इन तत्वों, इन जीवों जैसे कि पौधे और जीव जंतुओं के मृत हो जाने के बाद जैविक तत्व पुनः रासायनिक तत्व में बदल जाता है, यानी जो जल है वो जल में बदल जाएगा, वायु वायु के अंतर्गत बदल जाएगी। तो इस प्रकार से ये वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है लगातार चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं कि परिभाषा किस प्रकार से है कि अजैविक तत्वों यानी जल, वायु, मृदा, या कार्बन है, या ऑक्सीजन है, या विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन तत्वों के जैविक प्रावस्था, जैविक प्रोबायोटिक फेज का यानी का अर्थ होता है ये जीवों के अंतर्गत पहुंच गए हैं में परिवर्तन, तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक तत्व के रूप में गमन या पूरा गमन का अर्थ होता है वापस, पुनः गमन यानी वापस उसी दिशा में लौटना को हम भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। ऐसा सविंदर सिंह जी अपनी पुस्तक के अंतर्गत लिखते हैं कि जितने भी जो जैविक तत्व है वो वापस बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर पहुंचते हैं, और वापस पुनः लास्ट में अबायोटिक कंपोनेंट्स में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का जो साइक्लिक प्रोसेस चलता है उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। अब जैव भू रासायनिक चक्र को भू जैव रासायनिक चक्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी पोषक है, अब इसके अंतर्गत जियो पहले ले लिया, देखिए ठीक है, बायो बाद में ले लिया, तो इसका अर्थ हो गया है क्योंकि जितने भी, इसको जियो बायोकेमिकल साइकिल भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी जो पोषक तत्व पौधों को चाहिए वो सारी की सारी मिट्टी से प्राप्त होती है। मिट्टी जो है वो किसका पार्ट है, वह भू का पार्ट है, वह जियो का पार्ट है। तो जियो से यानी मिट्टियों से, यानी यहां से हमने मृदा प्राप्त की, और मृदा बायो में पहुंची, किसमें, मृदा के जो पोषक तत्व थे पौधे में पहुंचे, पौधों ने इससे क्या बनाया, केमिकल बनाया, रसायन बनाया, ग्लूकोज बनाया, और ये ग्लूकोज जो है ये विभिन्न जो पोषण स्तर में पहुंचते हुए वापस लास्ट में मृदा के अंतर्गत पहुंच जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है। तो आवश्यक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त होता है। पौधे अपनी जड़ से रूट ऑस्मोसिस जो है यानी अंदर से खींचने का, मिट्टी के अंदर के पोषक तत्वों को वो खींचता है जड़ें, और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। तो जीव विज्ञानी जैव भू रासायनिक नामावली का प्रयोग इसे करते हैं, क्योंकि पदार्थों के चक्रण में पौधे जो है वह सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो बायोटिक जो कंपोनेंट्स है उसको सबसे पहले रखा जाता है, तो इसे का नाम हो जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। तो ये बायो वर्ड जो है इस कारण रखा जाता है आगे, क्योंकि जो पौधे होते हैं वही मेन रोल निभाते हैं, वही अपनी रूट से इस प्रकार के अबायोटिक कंपोनेंट्स में से अपने आप को सरवाइव करने के लिए या अपने आप को डेवलप करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो जमीन से खींचते हैं। तो इस प्रकार से सरल शब्दों में इसकी व्याख्या हम वापस कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये चक्र चलता है। तो सबसे पहले अवसादी
प्रावस्था, यानी जो सेडिमेंट्री फेज है। सेडिमेंट्री फेज का अर्थ होता है कि जो चट्टानों के अंदर दबे हुए जो पोषक तत्व है जो चट्टानों में है, तथा जो पोषक तत्व वायुमंडलीय अवस्था में मौजूद है। वायुमंडल में क्या है? विभिन्न प्रकार की गैस है, और अवसादी अवस्था में विभिन्न प्रकार के लवण है। इन दोनों का जो प्रयोग कौन करेगा? वह करेंगे पौधे। तो इससे पौधे रासायनिक पोषक तत्वों का निर्माण करेंगे, विभिन्न माध्यम और विधियों से मिट्टियों में पहुंचकर संचित होते हैं। तो अवसादी अवस्था के अंतर्गत या गैसीय अवस्था के अंतर्गत हमने कहा कि अपर्दन होगा, अपक्षय होगा। तो अब अपक्षय अपर्दन के कारण कुछ जो इनके पदार्थ होंगे वो गैस में मिल जाएंगे, कुछ पदार्थ होंगे वो जमीन में सेडिमेंट के रूप में जमा हो जाएंगे। अब ये जो जमा हुए पदार्थ है किसमें पहुंच गए? मिट्टी में। मिट्टी से वापस पौधे, पौधे के बाद वापस उपभोक्ता प्रथम, उपभोक्ता द्वितीय, उपभोक्ता तृतीय। इस प्रकार से ये जो साइकिल चलता रहता है, लास्ट में आ जाता है जब वो मर जाता है तो उसका डीकम्पोज होता है। कौन करते हैं? अपघटक जो होते हैं वह इसको सड़ाते हैं, गलाते हैं, और वापस ये पौधे, ये जो चीजें है वो जो गैस है वह वायुमंडल में पहुंच जाती है, और जो खनिज लवण है वह मृदा के अंतर्गत पहुंच जाता है। मृदा से पुनः ये उपलब्ध हो जाता है, और इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, जिसे हम भू जैव रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। अब पौधे क्या कर रहे हैं कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टियों में जितने भी जो रासायनिक पोषक तत्व हैं उसको घोल के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि उससे वो भोजन प्राप्त करेंगे, भोजन बनाएंगे। और पौधों की जड़ों से जितने भी जो रासायनिक तत्वों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसे हम जड़ परासरण यानी रूट ऑस्मोसिस कहते हैं। रूट ऑस्मोसिस का अर्थ होता है कि जो प्लांट है, उस प्लांट की जो रूट्स होती है, वह रूट्स उस पोषक तत्वों को क्या कर रही है? खींच रही। और खींचने के बाद यानी ये रूट्स जो है, उस रूट्स के माध्यम से ये जो पौधे हैं वह अपने पौधे को, अपने आप को डेवलप करेंगे। जो पौधा है वो अपने आप को डेवलप करेंगे, उससे वो अपनी पत्तियों का निर्माण करेंगे, वो फल का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये पोषक, तो जमीन से इस प्रकार से पोषक तत्वों को खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रूट ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। और इस प्रक्रिया के माध्यम से जो खनिज तत्व होते हैं जो मृदा में विद्यमान होते हैं, वह पौधों की जड़ों के माध्यम से पौधे के अंदर संचित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया चलती है, तो मृदा भंडार जो है उसमें जो मौजूद जो रासायनिक तत्व है वह अपक्षालन यानी लीचिंग की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से नीचे की ओर गमन होता है, बैठ जाता है। इस प्रकार से ये अपक्षित जो पदार्थ होता है वह पुनः अवसादी अवस्था में पहुंचते हैं। मृदा भंडार का अर्थ होता है कि अपक्षलन का अर्थ होता है कि जो जमीन के ऊपर जो पदार्थ है वह छन कर नीचे नीचे धीरे धीरे पहुंच जाता है। अपक्षालन यानी लीचिंग हो जाती है। तो ऊपर जो मौजूद जो खनिज, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जैसे कि अब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एक छोटा सा उदाहरण क्या दे देते हैं। तो बहुत ज्यादा अब बारिश हो रही है, तो बारिश होने के कारण बारिश के साथ जितने भी जो खनिज जो तत्व होते हैं जो इस धरातल पर है, तो धरातल पर जितने भी जो पोषक तत्व हैं वह घुलकर क्या करे जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से नीचे जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लीचिंग के नाम से जानते हैं, या इसे कहा जाता है अपक्षालन। अपक्षालन जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है? तो जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर इस प्रकार की जो प्रक्रिया ज्यादा होती है। तो रासायनिक पदार्थ जो भूमि पर थे कहां पर पहुंच गए? जमीन के नीचे पहुंच गए। अब वापिस वही प्रोसेस होगा कि जमीन के नीचे के जो पदार्थ है उन पदार्थों को जो रूट्स है यानी जो प्लांट है वो प्लांट क्या करेगा? प्लांट की जो रूट्स है उस पदार्थों को वापस रिसीव करेगी और क्या करेगी? अपने आप को डेवलप करेगी। फिर डेवलप करने के बाद उसको पौधे वगैरह उसको खा जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है लगातार चलता रहता है, और इसी को हम भू जैव रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, तो इस तरह मिट्टियों में कुछ रासायनिक तत्वों का वर्षा के वाही जल, सरफेस से रन ऑफ वाटर, यानी जो सरफेस यानी जो जमीन है उस जमीन पर जो वाटर जो है वो जो बह रहा है उसको हम रन ऑफ वाटर कहते हैं। तो उसके द्वारा उसका अपर्दन हो जाता है। तो इस तरह जो अपर्दित पदार्थ होता है, वो जो रासायनिक पदार्थ जो उसके साथ घुले हुए हैं, वह नदी नालों के माध्यम से कहाँ पहुंच जाते हैं? सागरों में जमा हो जाते हैं। सागर के अंदर पहुंचकर वो क्या बनते हैं? सेडिमेंट बन जाते हैं, जिसे कहा जाता है अवसाद। ठीक है, तो कुछ पदार्थ सागर के अंदर पहुंच गए। कौन लेके जा रहा है? नदियां अपने साथ उन रासायनिक तत्वों को बहाकर लेके जा रहे हैं। तो पौधे जो होते हैं
वह मिट्टियों से जितने भी जो रासायनिक पोषक तत्वों को रिसीव करते हैं, वह एक इकोसिस्टम है। आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला का अर्थ होता है, आहार श्रृंखला का अर्थ होता है जैसे कि मैंने कहता हूं कि मेंढक है। अब मेंढक जो है वह किस पर डिपेंडेंट है? वह घास और घास पर रहने वाले जो छोटे छोटे कीट है, उस कीट पर ये निर्भर है। अब मेंढक को क्या कहा जाता है? सर्प कहा जाता है, या फिर जो सांप है वह उसको खा जाता है, उसको बाज खा जाता है। तो ये जो आहार श्रृंखला है, यानी घास, घास, मेंढक, सांप, बाज, ये आहार की श्रृंखला है, या उपभोक्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से इसे कहा जा सकता है। तो इसके सारे ऊर्जा के फ्लो के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तर 1 शाकाहारियों का, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, इस प्रकार से ये जो घास के जो पोषक तत्व होते हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम से ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो पौधे होते हैं, वह पौधे इन रासायनिक तत्वों को आत्मसात यानी रिसीव करके, उसको ग्रहण करके अपने उत्तकों का निर्माण करते हैं, यानी अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को मोटा करते हैं, अपने तनों को, अपनी पत्तियों को बढ़ाते हैं, संवर्धन करते हैं और उसका उपभोग करके करते हैं। यानी ये जो रासायनिक तत्व होते हैं वह मिट्टी में जो घुल चुके हैं या पानी के अंदर घुले हुए हैं, उनका उपयोग करके पौधे अपने आप को डेवलप करते हैं। और जब इन तत्वों का आहार श्रृंखला के माध्यम से, आहार श्रृंखला यानी कौन किसको खा रहा है, तो विभिन्न पोषण स्तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के माध्यम से अलग अलग प्रकार के जीवों में इसका ट्रांसफर होता रहता है। और जब जीव इन तत्वों को ग्रहण करते हैं तो रासायनिक जो पोषक पदार्थ है वह जैविक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिएगा, इसको वापस मैं थोड़ा सा इजी करता हूं कि मैंने कहा जो मृदा है, मृदा के अंतर्गत पोषक तत्व है, कहाँ सा है? तो पोषक तत्व या खनिज लवण है जो अपरदन के साथ इसके अंदर घुल गए थे। अब मृदा से इन पोषक तत्वों को किसने प्राप्त किया? जो हरा पौधा है, उस हरे पौधे ने इसको रिसीव किया। और हरे पौधे से जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उपभोक्ता फर्स्ट, उपभोक्ता सेकंड और उपभोक्ता थर्ड, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो इस प्रकार से ये जो पोषक तत्व जो मिट्टी के अंदर थे, वह मिट्टी में जो पोषक तत्व थे वो कहाँ पहुंच गए? वह पोषक तत्व सबसे पहले पौधों में पहुंचे, पौधों के बाद उपभोक्ता के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस प्रकार से इसका स्थानांतरण यानी जीवों में इसका स्थानांतरण होता रहता है। जीवों में पहुंचने के बाद ये जो रासायनिक तत्व होते हैं वो किसमें? ऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत बन जाते हैं, यानी ये बन जाते हैं जैविक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो जैविक पदार्थ होते हैं, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला का अर्थ होता है श्रृंखला कौन किसको खा रहा है। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो उपभोक्ता मैंने लिखा है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के अंदर ये वापस विद्यमान हो जाते हैं और जैविक भंडारों में ये पहुंच चुके हैं। यानी रासायनिक पदार्थ जो मिट्टी के अंदर थे पौधों में, और पौधों से ये रासायनिक पदार्थ कहाँ पहुंच गए? अब जीवों के अंदर पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। वापस अजैविक तत्वों को जैविक प्रावस्था, अजैविक तत्व यानी जो रासायनिक तत्व जो मिट्टी के अंदर मौजूद थे वह जैविक प्रावस्था में जो परिवर्तन होता है, तो इनके अकार्बनिक या अजैविक रूप में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है वह जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानी जाती है। पौधे अपनी वृद्धि के लिए सौर ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त मिट्टी से भी अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ जो हैं प्राप्त करते हैं, और इसी पदार्थों की सहायता से वो अपने आप को डेवलप करते हैं। तो एक इकोसिस्टम में भी कई प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं वो प्राप्त होते हैं, और एक इकोसिस्टम में जो पोषक तत्वों की जो गतिशीलता है, जो मूवमेंट है, वह जीवों में जीवन का संचार करता है कि अगर ये मूवमेंट ना हो तो जीव जो है वो जीवित नहीं रहेगा या मर जाएगा। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। तो जरूरी है कि जो पोषक तत्व है उस पोषक तत्वों में इस प्रकार का संचरण होता रहे। और इन पोषक तत्वों में गैस की अगर हम बात करें तो CO2 पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है, O2 विभिन्न दूसरे जीवों के लिए, मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। खनिज पदार्थ जो है, चाहे वह लवण के रूप में है, चाहे वह प्रोटीन के रूप में है, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, विटामिन के रूप में है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो जीवों के लिए आवश्यक होते हैं। और इनमें गैस भी है और कुछ मिनरल्स भी उसमें शामिल किए जाते हैं। तो पोषक
जो तत्व है उसकी हम बात करें तो ये क्या होते हैं, तो जैविक जो पौधे हैं या छोटे छोटे जीव हैं, और अजैविक पदार्थ जो जीवों की राशि, और उन जैविक अजैविक पदार्थों से हैं जो जीवों की संरचना या जीव को अपने आप को डेवलप करने में, उसमें जो टिश्यूज जो होते हैं उनको बनाने तथा टिश्यूज का की जो ग्रोथ है उसमें सहायक होते हैं, तो वो सारे के सारे पोषक तत्व कहलाते हैं। तो गैस वायुमंडल से, और जो खनिज है वह पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधों की जो प्रक्रिया है, सूर्य से वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पौधों की जड़ों से खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उससे वह भोजन बनाते हैं, और भोजन के साथ साथ वह अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने अंगों की संरचना करते हैं और अपने आप की ग्रोथ को वह सुनिश्चित करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये पोषक तत्वों का संचरण चलते हैं। जिस चक्र के द्वारा ये अपने अंगों की संरचना करते हैं या वृद्धि करते हैं, उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो जीवित जो जीव होते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 70% होती है, और जीवों में हाइड्रोजन की मात्रा की अगर बात करें, एक जीव के अंतर्गत 10.5% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 18% के आसपास होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जो होते हैं वो प्रोटीन के निर्माण में हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो ये सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो पर्यावरण में कोई ठोस रूप में, कोई द्रव, कोई गैस के रूप में, यानी जो ये मिनरल्स है वह सॉलिड या लिक्विड या गैसियस फॉर्म में हमें अवेलेबल होते हैं। तो एक भू जैव रासायनिक चक्र में इन पदार्थों की बात करें तो 3 प्रकार के पदार्थ जो हैं इस भू जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक तो बहुत बड़े स्तर के, जैसे कि ऑक्सीजन है, लगभग सब जगह मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये बहुत बड़े बड़े तत्व होते हैं, और ये जो होते हैं ये जीवों में कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करते हैं। गौण तत्व का अर्थ होता है कि ये मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के जो गौण तत्व हैं तो इंपॉर्टेंट तो है, तो कोशाक का द्रव्य का निर्माण जैसे कि फास्फोरस है, गंधक है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये अगर दे देते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर इन गौण तत्वों को भी उपलब्ध करवाएं तो इनका जो चक्र है काफी फास्ट गति से चलता है, या पौधों को डेवलप होने का मौका ज्यादा मिलता है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी मात्रा कम मात्रा में आवश्यक होता है, जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, ये जो तत्व होते हैं वह रसायन के रूप में पाए जाते हैं। अब इसके महत्व की बात करें तो अगर भूजैव रासायनिक चक्र होता है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जो अणुओं का स्थानांतरण संभव होता है, द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच इसका स्थानांतरण हो जाता है, विभिन्न जो पोषक तत्व हैं उसको संग्रहित करने में सहायता देते हैं, प्राकृतिक कोश में ये संग्रहित होते जाते हैं, और छोटे जो जीव होते हैं उनमें ये उपयोग करने योग्य पहुंचते रहते हैं। तो अगर असंतुलन होता है तो इकोसिस्टम में पूर्व संतुलित अवस्था में लाने में मदद करता है, और कुछ दिनों से कुछ वर्षों तक समय लग सकता है, लेकिन इस प्रकार के जो चक्र होते हैं वह वापस बैलेंस लाने का वर्क करते हैं, और एक इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक तत्वों को आपस में जोड़ के रखते हैं। यानी टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पार्थिव एकता देखने को मिलती है कि यानी जैविक तत्व और अजैविक तत्वों में एक अच्छा सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है, उसको ये सुनिश्चित करने का कार्य करता है। भूजैव रासायनिक चक्रों को हम पोषक चक्र के भी नाम से जान सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो जीवधारी है, जितने भी जो लिविंग जो प्राणी है, उनमें जितने भी जो यौगिक है उसका हस्तांतरण इसमें शामिल होता है। तो 2 प्रकार के कोष इसमें होता है, एक तो संग्रह कोष, तो वायुमंडल और चट्टाने इसके अंतर्गत पोषक तत्वों की अधिक मात्रा संचित रहती है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जो है वह उसके अंदर स्टोर्ड है, और स्टोर्ड है यानी काफी बड़ा ये एक स्टोर रूम के रूप में जा सकता है। चक्रीय प्रोसेस का अर्थ होता है कि पौधे और जंतुओं के बीच में कार्बन की मात्रा जो है काफी अल्प रहती है। यानी साइक्लिक प्रोसेस की बात करता है कि ए के पास जो पोषक तत्व था वो बी के पास पहुंचा, बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी के बाद वापस पुनः एक तक पहुंचा। तो इसमें काफी लो अमाउंट के जो पोषक तत्व होते हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिकांश जो पोषक तत्व है वो वायुमंडल और चट्टानों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ये तत्व जो हैं छोटे बड़े ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब जैव रासायनिक चक्रों की बात करते हैं कि कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार का होता है, एक गैसीय चक्र, एक होता है
अवसादी चक्र। इसको समझ लीजिएगा कि गैसीय चक्र यानी भू-जैव रासायनिक चक्रों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक गैसीय साइकिल है, एक सेडिमेंट्री साइकिल है। अब गैसीय साइकिल्स की बात करते हैं कि गैसीय साइकिल्स में किस किस को शामिल किया जाएगा, तो गैसीय साइकिल के अंतर्गत देखिएगा जल। अब जल को गैसीय के अंतर्गत क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, वेपोर क्रिएट होते हैं, वाष्प बनती है, और वाष्प के माध्यम से यानी जल चक्र की बात हम करेंगे तो महासागरों से जो जल है वह भाप बनेगा, भाप बनने के बाद बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद वर्षा होगी, वर्षा का जल जमीन पर आएगा, नदियों के माध्यम से पुनः पहुंच जाएगा सागर में, सागर से शुरू हुई भाप और वही वापस सागर में पहुंच गई। इसी प्रकार से कार्बन का चक्र चलेगा, ऑक्सीजन का भी साइकिल चलेगा, नाइट्रोजन का चक्र चलेगा। तो ये गैसियस फॉर्म है। अब अवसादी की बात करते हैं, अवसादी या ठोस पदार्थ जो होता है उसके अंतर्गत फास्फोरस है, गंधक है, ये सेडिमेंट्री साइकिल चलता है, यानी ठोस अवस्था में जो पदार्थ पाए जाते हैं पुनः वापस उस ठोस यानी स्थल मंडल और जल मंडल के माध्यम से जमीन और पानी में पदार्थों का इसमें स्थानांतरण होता रहता है। कार्बन चक्र की बात करते हैं तो ये कार्बन चक्र वगैरह जो है इसको हम आगे पढ़ेंगे, अगली जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से जो गैसेस जो साइकिल है उसको हम डिस्कस करेंगे।